जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले रेगुलेशन नंबर 123 की, जो है स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। इसका फर्स्ट सब रेगुलेशन, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन shall prepare, formulate and implement a strata control and monitoring plan based on scientific study considering the geotechnical data, information and the method of development and extraction of coal or the excavation required therefrom, which also includes a support plan to secure the roof and sides of below ground workplaces and shall be subject to revision with change in condition for all workings below ground। इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसका। सबसे पहली बात इसमें यह बोली गई है कि हर एक अंडरग्राउंड माइन के ओनर, एजेंट और मैनेजर को क्या करना होगा, एक स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान बनाना होगा, जिसको एसकैम बोला गया है शॉर्ट में। ठीक है, यानी इस प्लान के अंदर में स्टार्टा का कंट्रोल कैसे करना है और उसका मॉनिटरिंग कैसे करना है, ये दो चीजें इसके अंदर में इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये बोली गई है, जो स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान बनेगा वो प्लान साइंटिफिक स्टडी के बेस पे होना चाहिए। जो जियो टेक्निकल डेटा का मतलब हो गया, जो भी रॉक्स हैं उस रॉक की जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है, उस पर्टिकुलर रॉक का कॉम्पैक्शन कैसा है, उस पर्टिकुलर स्टार्टा की वेदेबिलिटी क्या है, ये सारे जो भी जियो टेक्निकल पैरामीटर हैं उसको कंसिडर करते हुए, दूसरा कि कैसे कोयले का एक्सट्रैक्शन होना है उस चीज को कंसिडर करते हुए ये स्टार्टा मॉनिटरिंग प्लान बनना है। और तीसरी चीज में बोली गई है, ये जो भी प्लान बनेगा स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, उसके अंदर में एक सपोर्ट प्लान भी बनाना है। जो कोल माइन रेगुलेशन 1957 था उसमें सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल्स का एक प्रोविजन दिया हुआ था। इसके अंदर में क्या है, स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान का प्रोविजन दिया गया है, और जो सपोर्ट प्लान बनेगा वो स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान का ही एक पार्ट होगा। तो अब बोल रहे हैं कि इसमें क्या एक सपोर्ट प्लान भी बनाना है स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान के अंदर में। और सपोर्ट प्लान में ये चीज होनी चाहिए कि रूफ और साइड्स को कैसे सिक्योर रखना है, जो बिलो ग्राउंड वर्किंग होगी वहां पे रूफ और साइड्स को कैसे सिक्योर रखना है। और साथ में एक रिव्यू का प्रोविजन भी रखा गया है इसके अंदर में, कि जो भी प्लान बनेगा स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, और माइन की कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती है तो वो स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान को भी चेंज करने का प्रोविजन हो। अब पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। द ओनर एजेंट एंड मैनेजर shall submit a copy of the strata control and monitoring plan to the regional inspector who may at any time by an order in writing require such modification as he may specify therein। पहली बात बोली गई कि जो भी स्कैम बनेगा यानी कि स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, उसकी कॉपी ओनर, एजेंट और मैनेजर को क्या करनी है, रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट करनी है। और रीजनल इंस्पेक्टर के पास ये पावर दी गई है कि राइटिंग में ऑर्डर दे करके जो स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान होगा उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन उनको चाहिए वो मॉडिफिकेशन वो डिमांड कर सकते हैं। अब सब रेगुलेशन 2 की बात करते हैं। द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन हैविंग वर्किंग्स बिलो ग्राउंड shall before commencing any operation frame in consonance with the strata control and monitoring plan framed under sub-regulation 1 and with due regard to the engineering classification of strata, local geological conditions, system of work, mechanization and past experience, and enforce the support plan specifying in relation to each working place the type and specification of supports and their intervals। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। बिलो ग्राउंड वर्किंग के जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होंगे वो ऑपरेशन कमेंस करने से पहले यानी माइनिंग ऑपरेशन कमेंस करने से पहले जो उन्होंने सब रेगुलेशन 1 के अंदर में स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान बनाया है, उस पर्टिकुलर प्लान के अंडर में, उस प्लान के कॉन्सोनेंस में, उस प्लान के अलाइनमेंट में वो एक सपोर्ट प्लान फ्रेम करेंगे विथ ड्यू रिगार्ड कि स्टार्टा किस टाइप का, सैंडस्टोन है, शेल है, यानी इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्टा, लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन जैसे वहाँ फॉल्ट है, कहीं फोल्ड है, या वो जियोलॉजिकल कंडीशन को कंसीडर करते हुए माइंस के अंदर में क्या मैकेनाइजेशन का लेवल है, वहाँ किस सिस्टम से वर्क हो रहा है, और अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो उन सबको कंसीडर करते हुए सपोर्ट प्लान को फ्रेम करेंगे और उसको इन्फोर्स करेंगे। ठीक है, और जो सपोर्ट प्लान बनेगा उसके अंदर पे हर एक वर्किंग प्लेस को स्पेसिफाई करते हुए वहां पे किस टाइप का सपोर्ट लगाना है, किस टाइप के इंटरवल पे लगाना है, ये सारी जानकारी उसके अंदर में ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड होगी, उसी को इन्फोर्स भी करना है। अब अंडरग्राउंड में अगर हम बात करें, कहीं ट्रैवलिंग रोडवे है, कहीं गैलरी है, कहीं जंक्शन है, अलग अलग वर्किंग प्लेसेस पे सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी। तो ये जो सपोर्ट प्लान बनाया जाएगा उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही फॉर्मुलेट करनी है। अब इसके अंदर में एक प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ माइन वेयर डेवलपमेंट ऑपरेशंस आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस द सपोर्ट प्लान शैल बी फ्रेम्ड एंड इन्फोर्स्ड विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दीज रेगुलेशंस। ये रेगुलेशन जो है न्यू रेगुलेशन है, कोल माइन रेगुलेशन 1957 में नहीं था ये रेगुलेशन।
तो अब ये कह रहे हैं जब ये नया रेगुलेशन फोर्स में आया 2017 में, उसके इमीडिएटली 30 डेज के अंदर में सपोर्ट प्लान हर एक माइन को फ्रेम कर लेना। जो माइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में थी उनको भी सपोर्ट प्लान फ्रेम कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 3 की। The manager shall, at least 30 days before the commencement of any operation, submit a copy of the support plan framed under Sub-Regulation 2 to the regional inspector who may, at any time, by an order in writing, require such modification in the plan as he may specify therein. अब ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑपरेशन कमेंस करने से पहले मैनेजर की ये ड्यूटी बनेगी, जो सपोर्ट प्लान उन्होंने अभी सब रेगुलेशन 2 के अंदर में फ्रेम किया है, उसकी एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को वो जमा करा दे 30 दिन पहले। और रीजनल इंस्पेक्टर के पास ये पावर रहेगी कि अगर वो चाहें किसी भी समय कोई किसी टाइप का मॉडिफिकेशन उसके अंदर में वो डिमांड कर सकते हैं। एक राइटिंग में ऑर्डर इशू करके एक को जो उनको सुटेबल मॉडिफिकेशन लगता है वो मॉडिफिकेशन डिमांड कर सकते हैं, और ये मैनेजर बाउंड होगा उस चीज को कंप्लाई करने के लिए। Next, sub-regulation number 4. The manager shall hand over copies of the support plan framed under sub-regulation 1 and 2 in English as well as in local language understood by majority of the persons employed in the mine, together with illustrative sketches, to all supervisory officials concerned, including the assistant manager, and shall also post such copies at all conspicuous places in the mine. अब मैनेजर की ये ड्यूटी बनेगी, जो सपोर्ट प्लान सब रेगुलेशन 1 और 2 के अंदर में फ्रेम किए गए हैं, उसकी एक कॉपी इंग्लिश लैंग्वेज में और एक कॉपी किसी और लैंग्वेज में, जो वहाँ के लोकल लोग जो होंगे, जो काम करने वाले लोग हैं, जिस भाषा को वो समझते होंगे मेजॉरिटी ऑफ लोग, उस भाषा में। और साथ में जो इल्यूस्ट्रेटिव स्केचेस, यानी सपोर्ट का डायग्राम बना दिया उसके अंदर में, रूफ बोल्ट का पैटर्न बना दिया, सपोर्ट खड़ा करना, वर्टिकल प्रॉप खड़ा करना तो उसका डायग्राम बना दिया, इस टाइप की इलिस्ट्रेटिव स्केचेस के साथ ये जो कॉपीज होंगी, ये सुपरवाइजरी ऑफिशियल जो भी कंसर्न होंगे सपोर्ट के काम से रिलेटेड और असिस्टेंट मैनेजर, इनको ये कॉपी हैंड ओवर करेंगे। और साथ ही इन कॉपी को ऐसी सुगम जगहों पे लगाएंगे जहां से वो इजीली पढ़ी जा सके, मतलब उसको पोस्ट करेंगे ऐसी कॉपी को नोटिस बोर्ड पे कह लीजिए, या कोई माइंस में ऐसी कोई प्लेस है जहां से इजीली उसको रीड किया जा सके, रीडेबल हो सके वहां से। अब बात करते हैं सब रेगुलेशन नंबर 5 की। द मैनेजर एंड सच सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स shall be responsible for securing effective compliance with the provisions of the support plan framed under sub-regulation 1 and 2, and no minor part of a mine shall be worked in contravention thereof. सब रेगुलेशन नंबर 4 में बोला था कि मैनेजर जो होंगे वो कंसर्न सुपरवाइजिंग ऑफिशियल और असिस्टेंट मैनेजर जो भी होंगे उनको वो कॉपी अवेलेबल कराएंगे। अब ये जो प्लान बन गया सब रेगुलेशन 1 एंड 2 के अंदर में, इसको इन्फोर्स कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स के साथ में होगी। सुपरवाइजिंग ऑफिशियल जो भी कंसर्न होंगे उनकी जिम्मेदारी बनेगी, जो भी सपोर्ट प्लान बनाया गया, फ्रेम किया गया, वो पूरी माइन के अंदर में इन्फोर्स हो और कोई भी काम उसके कंट्रावेंशन में ना हो। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 6 इसका, द सपोर्ट प्लान शैल इंक्लूड इंटर आलिया सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द सपोर्ट परफॉर्मेंस, measurement of strata behavior, resetting of supports, provision of temporary support, replacement of old supports, withdrawal of supports and clearing on falls of ground. अब जो भी सपोर्ट प्लान बनेगा उसके अंदर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज बोल रहे हैं कि जो सपोर्ट का परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करने का सिस्टम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो माइंस में रूफ बोल्टिंग करते हैं हम लोग, उसके लिए रूफ बोल्टिंग टेस्टिंग मशीन रखते हैं, उससे हम लोग चेक करते हैं कि रूफ बोल्ट जो है वो प्रॉपरली लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये एक टाइप का मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। कोई प्रॉप होता है तो प्रॉप में भी कुछ डिवाइस लगाई जाती है जिससे ये पता चलता है कि प्रॉप कितना लोड ले रहा है, कितने टन का लोड ले रहा है, वो भी एक मॉनिटरिंग का सिस्टम हो गया। तो सपोर्ट प्लान जो भी होगा उसके अंदर में मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए ताकि सपोर्ट की परफॉर्मेंस को एसेस किया जा सके। उसके बाद उसके अंदर ये भी प्रोविजन होना चाहिए कि स्टार्टा का बिहेवियर वो मेजरमेंट कर सके। एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टार्टा का बिहेवियर कैसे हम लोग मेजर करते हैं। आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा टेल टेल, वो क्या करते हैं, रूफ में लगाते थे। रूफ में लगाने के बाद उस डिवाइस से हमें ये पता चलता है कि अगर रूफ में कोई सैग आ रहा है, कोई सेपरेशन हो रहा है बीच में लेयर में, तो वो डिवाइस हमें पहले ही इंडिकेट कर देती है। फिर कह रहे हैं कि रीसेटिंग ऑफ सपोर्ट के बारे में, उस सपोर्ट प्लान के अंदर में अगर कोई सपोर्ट ढीला हो जाता है या कुछ उसमें फॉल्ट आ जाता है, उसको रीसेट कैसे करना है उसके बारे में प्रोविजन होना चाहिए। कहीं टेम्पररी सपोर्ट लगाना है तो उसके बारे में उसमें प्रोविजन होना चाहिए, उसके अंदर तरीका लिखा होना चाहिए। अगर पुराने सपोर्ट को रिप्लेस करना है, कोई सपोर्ट खराब हो गया, उसके बारे में उसमें प्रोविजन होना चाहिए। और अगर कोई सपोर्ट को विड्रॉ करना है तो उसके बारे में भी सपोर्ट प्लान के अंदर में प्रोविजन होना चाहिए। और साथ में एक लास्ट चीज कह रहे हैं कि जो भी अगर फॉल का मटेरियल अगर रूफ से या साइड से कुछ भी फॉल हो जाता है और ग्राउंड पे गिरता है तो उस ग्राउंड को कैसे क्लियर करना है, ये भी उसके अंदर में प्रोविजन होना चाहिए। जो सपोर्ट प्लान बनाएंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा और उसके अंदर में ये सारी चीजें कवर्ड होनी चाहिए। सब रेगुलेशन नंबर 6 ये बताता है। सब रेगुलेशन नंबर 7, the support plan shall also include the implementation strategy of the plan,
ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन पॉलिसीज। अब सपोर्ट प्लान के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सपोर्ट प्लान कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसकी स्ट्रेटेजी उसके अंदर डिस्कस्ड होनी चाहिए। और उसके बाद उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि जो भी पर्सनल सपोर्ट की एक्टिविटीज में होंगे उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, और सपोर्ट लगने के बाद जो इंस्पेक्शन होगा या सपोर्ट लगाने के टाइम में जो सुपरविजन होगा उसकी क्या पॉलिसी होगी, ये सब कुछ सपोर्ट प्लान के अंदर में होना चाहिए। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 8, द ओनर, एजेंट और मैनेजर shall formulate and implement a code of standing orders specifying। सब रेगुलेशन 8 बोलता है कि जो माइन के ओनर, एजेंट या मैनेजर होंगे उनको एक स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रेम करना है। स्टैंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? एक ऐसा जनरल ऑर्डर जो तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कि उसको रिमूव ना किया जाए। ठीक है, उस ऑर्डर की कोई टाइम पीरियड नहीं होता। वो ऑर्डर तभी रिप्लेस होगा जब उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा ऑर्डर निकलेगा। यानी जब तक माइन रहेगी वो ऑर्डर इन्फोर्स रहेगा, और टाइम के साथ अगर कुछ चेंज होता है और नया ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर को रिप्लेस करते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब खड़ा, स्टैंडिंग मतलब हो गया खड़ा ऑर्डर। वो ऑर्डर कभी भी निरस्त नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या चीज होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है द सिस्टम एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ सपोर्ट्स ऑफ सुटेबल मटेरियल ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड insufficient क्वांटिटी वेयर दीज आर रिक्वायर्ड टू बी रेडली अवेलेबल फॉर यूज। अब स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर ये प्रोविजन होना चाहिए कि जो भी सपोर्ट का प्रोक्योरमेंट होना है, एक अच्छे मटेरियल का होना है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ का होना है, और वो किस तरीके से होगा उसके बारे में उसमें चर्चा होनी चाहिए। स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर में कौन प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी होगी, किस क्वांटिटी में खरीदना है, कैसी माइन की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें इसके अंदर में कवर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं द मेथड ऑफ हैंडलिंग इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग when necessary and transportation of the supports from the surface to the face and from the face line to their new site। अब सपोर्ट को क्या है कि कैसे ट्रांसपोर्ट करना है सरफेस से लेके माइंस तक। सपोर्ट अगर डिसमेंटल करके लाना है तो उसको कैसे डिसमेंटल करना है, और माइन के फेस तक कैसे ले करके आना है। बेसिकली जो उसका हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं द सिस्टम एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनेंस एंड चेकिंग ऑफ सपोर्ट्स, ड्रेसिंग ऑफ द रूफ एंड साइड्स, erecting, examining and retightening of supports and re-erecting dislodged supports including the use of appropriate tools। अब स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर में एक सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें कि सपोर्ट का कैसे मेंटेनेंस होगा या सपोर्ट को कैसे चेक करना है। जैसे देखते हैं ना कभी माइंस में बजा बजा के देखते हैं डंडे से कि सपोर्ट लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। रूफ और साइड की ड्रेसिंग कैसे करनी है उसकी में स्टैंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सपोर्ट को कैसे इरेक्ट करना है, उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है। सपोर्ट अगर ढीला हो जाता है उसकी रीटाइटनिंग कैसे करनी है, और अगर कोई सपोर्ट गिर जाता है तो उसको वापस से कैसे वापस उठा कर लगाना है। ये सारी चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर में होनी चाहिए कवर्ड। ठीक है, और पॉइंट देखते हैं अब इसके। फोर्थ पॉइंट इसका द पैनल ऑफ competent persons फॉर engagement as substitutes in the event of a regular sportsman और ड्रेसर एब्सेंटिंग फ्रॉम ड्यूटी। कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर में आपको ये भी पैनल डिसाइड कर देना। जैसे 5 या 6 लोगों का पैनल बना दिया आपने, उसमें क्या 3 लोग ड्यूटी पर रहेंगे 3 शिफ्ट में, 2 लोग खाली है रिलीवर की तरह। अगर तीनों में से कोई भी एब्सेंट हो जाता है तो ये 2 में से कौन किसकी शिफ्ट करेगा, कैसे करेगा, ताकि सपोर्ट का काम बाधित ना हो ये बोल करके कि आदमी नहीं आया सपोर्ट लगाने वाला आज। तो इसके लिए बोला गया स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं द मैनर ऑफ मेकिंग ऑल कंसर्न पर्सन सच एज लोडर्स, ड्रेसर्स, supportsmen, shot firers, sardars, overmen and assistant managers, including persons impaneled for engagement as substitute supportsman or dresser, fully conversant with the support plan and the codes of standing orders under the sub-regulation and under regulation 129 and the nature of work to be performed by each in that behalf। अब स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर में एक और प्रोविजन करना होगा कि जो लोडर, ड्रेसर, सपोर्ट मैन, शॉट फायरर, सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर और वो सारे पर्सन जो इम्पैनल किए गए थे कि कोई एब्सेंट होता है सपोर्ट मैन या फिर ड्रेसर उसकी जगह में जो काम करेंगे, उन सब की कैसे ट्रेनिंग होगी, जो सपोर्ट प्लान और जो स्टैंडिंग ऑर्डर बने गया उसके सारे प्रोविजन उनको पता हो। ये ट्रेनिंग का जो अरेंजमेंट है ये भी इंश्योर करना है, उसका जो प्रोसीजर होगा वो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये रेगुलेशन फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन के साथ।